नमस्ते। शायद आपको अब ये समझना है कि आप कहाँ और कैसे जल्दी कर सकते हैं। एक पीओएसएल शेयरधारक समझौता, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज दस्तावेज माना गया है। इसकी लागत क्या है? वर्तमान प्रोसेसिंग समय क्या है? टेक्सास पीओएसएल ऑर्डर के लिए ये कदम उठाएं। सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर पंजीकृत दस्तावेज जैसे शेयरधारक समझौता हमें ईमेल या फैक्स से नहीं भेजे जा सकते। पर एक अपवाद है जिसे हम जल्द समझाएंगे। आपको डाक या व्यक्तिगत रूप से मूल वेटिंग हस्ताक्षरित शेयरधारक समझौता देना होगा। हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी मान्य नहीं है। दूसरा, सभी गैर दर्ज दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत वेट इंक से नोटराइज्ड हों। आप किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते। केवल टेक्सास का नोटरी ही मान्य है। फिर आपको किसी वकील को या टेक्सास के नोटरी को आपके गैर दर्ज दस्तावेज पर या उसके साथ यह टेक्सास नोटरी जुराइट या स्वीकृति पाठ संलग्न करना होगा, जैसा कि यहां दिखाया गया है। तो अपने शेयरधारक समझौते पर आप यहां दिए गए टेक्सास नोटरी जुरा पाठ का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं और आप इसे बस कॉपी और पेस्ट करके अपने समझौते पर लगा सकते हैं। और आप इस बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसे संलग्न कर सकते हैं। अगर आप इसे सीधे अपने समझौते पर नहीं लिखना चाहते, तो आप इसे बस संलग्न कर सकते हैं। आप इसे प्रिंट कर लें और इस कागज को अपने समझौते के साथ संलग्न कर सकते हैं। और फिर अगर आप टेक्सास नोटरी की स्वीकृति का उपयोग करना चाहते हैं, ये सब स्वीकृति का हिस्सा है। फिर आप इसे कॉपी और पेस्ट करें। इसके बाद आप इस पीडीएफ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करें और इस्तेमाल के लिए संलग्न करें। ये यहां पर लिखा हुआ है। आप इनमें से किसी एक का उपयोग करें। आप दोनों का उपयोग नहीं कर सकते, एक सेट या दूसरा। तो जुराइट या स्वीकृति दोनों नहीं। अगर आप दोनों करते हैं तो आपका दस्तावेज राज्य द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो कृपया ऐसा न करें। आप टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन नोटरी भी कहा जाता है। रिमोट नोटरी द्वारा टेक्सास या अमेरिका से बाहर होने पर भी आप जूम से दस्तावेज नोटराइज करवा सकते हैं। बस हमारे संपर्क पेज पर अपना ई साइन और नोटराइज्ड दस्तावेज अपलोड कर हमें भेजें। इसलिए आपको कभी भी हमें कुछ भी मेल या ड्रॉप करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पेज पर आप हमारे संपर्क करें पेज पर 3 तरीकों से जा सकते हैं। आप यहां क्लिक कर सकते हैं, यहां क्लिक कर सकते हैं या वहां क्लिक कर सकते हैं। हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे बटन पर क्लिक करके खोल सकते हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरें, प्रिंट करें और ड्रॉप करें, या इसे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल करें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में जिसे आप चाहें उसे वापस भेज सकें। अगर आप ई नोटरी चुनते हैं तो आपको हमें कुछ भी मेल करने की जरूरत कभी नहीं होगी। और फिर हमारे संपर्क करें पेज पे जाए, जहां एक जगह है जहां आप जितने चाहें उतने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आपको 3 दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पहला, आपकी नोटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक नोटरीकरण की पीडीएफ। दूसरा, आपके प्रीपेड रिटर्न, फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल की पीडीएफ। और तीसरा, ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज की पीडीएफ। जब आप ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं, तो अपने कंप्यूटर पर प्रिंट पर क्लिक करने और हार्ड कॉपी प्रिंट करने के बजाय आप अपने कंप्यूटर की प्रिंटर सेटिंग्स में जाएंगे और ड्रॉप डाउन में सेव एज पीडीएफ चुनेंगे। और फिर जब आप प्रिंट बटन दबाएंगे, तो वह ऑर्डर फॉर्म पेज पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। वह पीडीएफ ले लो, फिर आप इसे हमारे संपर्क पृष्ठ पर अपलोड करके हमें भेज दें। इस तरह आपको हमें कुछ भी मेल करने, कहीं गाड़ी से जाने या घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सरल। अगला चरण दूसरा है, जो शिपिंग निर्देश है। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताऊंगा कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम आपके पास दस्तावेज कैसे वापस भेजेंगे। तो भेजने और वापस पाने की प्रक्रिया और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाना है और क्या करना है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों ही प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप उदाहरण के लिए किसी गैर हेग देश के लिए जा रहे हैं, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर U.S विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और यही तीसरा चरण है। तो अब मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर इसके केवल 2 तरीके होंगे। पहला और सबसे आसान तरीका जिसकी हम सलाह देते हैं, वह है दस्तावेज ओवरनाइट भेजना, या अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, या अगर आप ऑस्टिन में हैं, तो आप दस्तावेज खुद दे सकते हैं। फिर से, यह प्रक्रिया नहीं है जिसे हम तीसरे चरण में समझाते हैं। यह प्रक्रिया के बारे में नहीं बताता, चाहे मेल करें या खुद जमा करें। यह वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे ऑफिस से तुरंत दस्तावेज या अपोस्टिल नहीं ले सकते। अपोस्टिल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या विदेशी दूतावासों में होते हैं। हम अपने डीसी कार्यालय में ये सभी लीगलाइजेशन करते हैं।
और डीसी में स्थित सभी विदेशी दूतावासों में भी, जहां 99% से अधिक विश्व के विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल ना करें। संयुक्त राज्य पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं, उनका उपयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें और न ही उन्हें वापस भेजने को कहें, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग अक्सर खराब होती है। हम फेडेक्स की सलाह देते हैं, लेकिन आप फेडेक्स या यूपीएस का उपयोग कर सकते हैं। यूरोप, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में डीएचएल काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद कौन है? हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उन्हीं के साथ शिपिंग करते हैं। हम 10,000 दस्तावेज तक भेजते हैं और हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं, अभी अंटार्कटिका नहीं पहुंचे, वो है फेडेक्स। वे अब तक सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज ना तो खराब हों और ना ही खो जाएं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं। और अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते भी हैं अमेरिका में, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम अपने डीसी कार्यालय में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन टेक्सास से। ये टेक्सास के बीचों बीच है, जितना दूर आप जा सकते हैं पूरे देश के पार, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डी डॉट सी तक, हमें अपने डी डॉट सी कार्यालय में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं। कार्यालय, अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें तो भी समय वही रहता है। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें तो ये $40 से भी ज्यादा है, ये $20 से भी ज्यादा है, लगभग $23, यानी 2 गुना से भी ज्यादा। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है। अगर आप इसे रातों रात या 2 दिनों के भीतर जल्दी कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग वास्तव में ध्यान नहीं देते। ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं। और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो है, वे इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूं, तो ये वे लिंक है जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि आप fedex.com या ups.com पर दुनिया में कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहां रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड करके जो पीडीएफ वे देते हैं उसे ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होता है, आप हमें शिपिंग लेबल नहीं दे सकते। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट, जीएफ, जेपेग या किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं, आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको लेबल बनाते समय देते हैं। और आप इन लिंक पर क्लिक करें, ये आपको वीडियो दिखाएंगे और स्क्रीनशॉट्स के जरिए समझाएंगे कि आपको ये प्रक्रिया कहीं से भी कैसे करनी है। ठीक है? और फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं तो आपको आमतौर पर कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स हमें रसीद ही तैयार करनी पड़ती है। फेडेक्स और यूपीएस के लिए इन लिंक पर क्लिक करें। हमारे पास आपके लिए पहले से भरा टेम्पलेट है जिसे बस पूरा करना है और फिर उस पर अपना नाम और तारीख लिखें और तारीख डालें, बस इतना ही। यह तैयार है। वैसे ये देश पर निर्भर है और आमतौर पर ज़रूरी नहीं होता, पर हम इसे करवा लेते हैं ताकि आप तैयार रहें। अगर आप अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग कर रहे हैं किसी दूसरे देश में, उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं। उन्हें फेडेक्स की ज़्यादा चिंता नहीं होती। लेकिन अन्य देशों में कस्टम्स से गुजरने के लिए आपके पास वह सही दस्तावेज होना ज़रूरी होगा, ठीक है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पता, इनमें से कोई भी जानकारी अपने शिपिंग लेबल पर नहीं डाल सकते जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हों। ये आपके पास भेजने के लिए शिपिंग है, तो हमने आपके दस्तावेज का एपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि ये आपको वापस भेजा जाए, या किसी लॉ फर्म को, या किसी दूसरे देश में, या किसी दोस्त परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहें कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा और हमें वाकई उसका बिल आता है सैकड़ों डॉलर का। वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। इसीलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे, ठीक है? इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी को एक लिफाफा भेज रहे हैं और ऊपर बाईं ओर उसका पता लिख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप प्रेषक का पता डालते हैं, मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वो गलत है, जहां डाकघर डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस लौटा देंगे। यही हम आपसे मांग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा। आप अपने दोस्त, परिवार, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उस पर नहीं डाल सकते। फिर से, आप बस अपनी जानकारी डाल सकते हैं। लोग ऐसा ही करते हैं। आप टू और फ्रॉम दोनों में अपना पता डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसे वापस यूरोप भेजना चाहते हैं। आपका दोस्त या रिश्तेदार अमेरिका में है, आप बस उनका पता इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से, ये केवल तब है जब आपकी डाक आपको वापस लौटाई जाती है। वापसी के लिए एक पता चाहिए होता है, या कस्टम्स के लिए उनके पास बिल भेजने का पता होना चाहिए अगर आपने शुल्क नहीं चुकाया है। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत ही आसान है और फिर से इन दोनों में आप इस पर क्लिक करें, हम बताएँगे कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन ये करते समय, तो वे आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है। आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर वहाँ नहीं डाल सकते। ये बहुत ही आसान है। लोग रोज़ ये करते हैं और कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हैं, बस तरीका सही नहीं है। हमारे निर्देश मानें, इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर ना जाएँ, क्योंकि अक्सर वहाँ के लोग नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। हम हर दिन दुनिया के हर देश से ये काम करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, हमारा पता इस्तेमाल किए बिना। क्योंकि फिर से आप लेबल ऑनलाइन बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे, वापस नहीं देंगे। हम आपको बताएँगे कि नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन और नाम है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। खासकर अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए हम इसे वापस नहीं भेजेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जल्दी है और ये दस्तावेज़ तुरंत चाहिए, तो इससे देरी होगी। हो सकता है नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कई दिन लग जाएँ। कृपया निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज़ और एक प्रीपेड शिपिंग लेबल दें, ताकि हम उन्हें आपको वापस भेज सकें। तो आप इन्हें छोड़ जाते हैं। डाक से भेजने के बजाय आप खुद आकर देते हैं, पर चाहते हैं कि हम इन्हें डाक से वापस भेजें। कई लोग ऐसा करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं और जब आप हमारे शानदार स्थानों पर आते हैं, तो अपने दस्तावेज़ छोड़ जाते हैं। उसी दिन या 1-2 दिन बाद, जैसा स्टेप 3 में बताया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, या फिर संघीय सरकार या दूतावास को, तो हम इसे आपको वापस भेज देंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊंगा और यदि आप हमें दस्तावेजों को जमा करने जा रहे हैं, तो हमारी प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम समय सीमा आज 30 नवंबर 2025 तक की है। तो कैसे? अगर आप हमें दस्तावेज़ सौंपने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, जिसे आप यहीं नीचे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने पर आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसे आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो है जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी भी देगा। तो फिर से अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करते हैं और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजते हैं। जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, आप उसे हमें भेजते हैं। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से सौंपने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, न ह्यूस्टन, न डलास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लेकर आना होगा। अब हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स के बारे में जानें। उसी दिन की सेवा के लिए अगर हमें दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में फाइल कर देंगे। सेंट्रल टाइम के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक, संघीय या राज्य अवकाशों को छोड़कर। जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला हो, वे छुट्टियों के अलावा भी कुछ दिन बंद हो सकते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए। वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते बुधवार को थैंक्सगिविंग से पहले वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। ये सरकारी छुट्टी नहीं है, फिर भी वे बंद हैं। इस हफ्ते और क्रिसमस पर भी वे 3 दिन बंद होंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव पूर्व के दिन की घोषणा की। क्रिसमस ईव का दिन संघीय अवकाश नहीं है, इसलिए उनके बंद होने पर हम आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर सकते। ध्यान रखें कि टर्न अराउंड समय के दौरान कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक फाइल नहीं कर सकती, जब तक राज्य सचिव का कार्यालय खुला ना हो। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी दिन टेक्सास में फाइल करने की गारंटी देते हैं। बाकी टर्न अराउंड समय उनके अपने नियमों और प्रक्रिया के अनुसार बदलता रहता है।
हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी इन्हें प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं, उसे भूल जाइए। इस पेज पर जो भी लिखा है, यहीं पर यही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है। और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक द्वारा या दोपहर 12 बजे तक ड्रॉप ऑफ के जरिए मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि संभावित नहीं है, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो सैम डे का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन उसे फाइल करेंगे और वे भी संभवतः उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही है 0 दिन। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपके लिए जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूं। तो परिदृश्य एक, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑन ऑफ समय से पहले या उसी समय मिल जाते हैं, और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस पर भी वे ये कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और उसी दिन आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो ये आपका सबसे अच्छा स्थिति वाला परिदृश्य है, अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण यह है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है सेंट्रल टाइम के अनुसार, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें ये 2-3 बजे दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप हमारे ऑफिस में 2-3, 4-4, 55 बजे छोड़ते हैं, हमारे पास लोग ठीक 5 बजे से पहले भी दस्तावेज छोड़ जाते हैं उसी सोमवार को, तो हम इसे अगली बार ही फाइल कर सकते हैं, यानी अगले दिन हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे, और फिर वे उसी दिन इसे जारी भी कर सकते हैं, यानी 0 दिन हो सकता है, या वे इसे अगले कार्य दिवस में 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को उठाकर आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से बिल्कुल सबसे खराब स्थिति में, जब तक झोंबी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण न हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो यह गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। हर हाल में इसे सोमवार को ही आपको वापस मेल किया जा सकता है। बस एक बार समझ लें, मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। ऑनेस्टिन के मुख्य कार्यालय में दस्तावेज जमा करने से प्रक्रिया मेल करने के मुकाबले तेज नहीं होती। चाहे हमें आपके दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिले या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, समय उतना ही लगेगा। बहुत से लोग वेबसाइट नहीं पढ़ते या संपर्क नहीं करते, और यह सोचकर आ जाते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा। पर यह मुमकिन नहीं, क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर है। ये उनके ऊपर है, वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, आप इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है। ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं, और 2026 से 2028 के बीच जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, बदल सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है, उस पर ना जाएं। यहाँ जो लिखा है उसे ही माने। यहाँ लिखी हुई बात ही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए, अगर आपको एक दस्तावेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है, तो कीमत $95 है, और इसमें शामिल है सभी फाइलिंग शुल्क। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते, हमारे फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क देते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस, कोई टैक्स नहीं। ये सिर्फ $95 फिक्स है, बस यही आपको देना है। और अगर दस्तावेज एक से ज्यादा हैं, तो इसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95 हैं, 2 पेपर्स अपोस्टिल करें। ये एक ही समय पर $170, $3 और $245 जैसी मौजूदा कीमतें हैं। हमारे पास बस यही उपलब्ध है, और फिर कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रत्येक है। और जब आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें, और ये आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल्स के लिए। और फिर से, ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास राज्य सचिव और टेक्सास के दस्तावेज। इसलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज, या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश,
आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।